हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है सरफेस केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है, ये केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। यार इस चीज़ को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा आप इस पर फोकस करो कि यार ये कुछ अधिशोषण, ओके सर, अधिशोषण समतापी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। यहीं से शुरुआत करते हैं। अधिशोषण समतापी, यार अधिशोषण समतापी, हाँ इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजोर्प्शन, ठीक है, एडजोर्प्शन, ठीक है सर। आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म, ठीक है सर। ओके 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 सर, दोनों में डाल दिया हेडिंग। ओके ओके, अच्छा होता क्या, तो तुम्हें 2 पॉइंट क्लियर कर लो। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। 2 लाइन याद करो, ये 2 लाइन याद कर लोगे, अधिशोषण समतापी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। मतलब अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब पर डिपेंड करती है। ये लाइन दिमाग में डाल दो, पहला पॉइंट, ठीक है सर। अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है सर, अधिशोषित गैस की मात्रा यानी कि एडजोर्वेट गैस, अधिशोषित गैस की जो मात्रा होती है, अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। गैस के दाब पर निर्भर करती है, ओके सर, निर्भर करती है, मान गए सर, निर्भर करती है। फिर इसके बाद क्या होता है, पहला पॉइंट मिल गया हमें, मिल गया पहला पॉइंट। अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है। कैसे डिपेंड करती है, तो जो अधिशोषण समतापी होता है वो यही होता है कि अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है, तथा गैस के दाब के बीच संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। बट ध्यान देना, समतापी तो ताप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या बात बताइए, तो स्थिर ताप पर यानी कि नियत ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा गैस के दाब के बीच संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी, हो जाएगी याद। तो मैं यहीं पे ये डेफिनेशन लिख रहा हूं कि स्थिर ताप पर, ध्यान देना ताप कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर, ठीक है, स्थिर ताप पर, ठीक है, अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है सर, अधिशोषित गैस की मात्रा, ओके, अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है, तथा साम्यावस्था पर, छोड़ो तथा, डायरेक्ट लिखो, गैस के दाब, गैस के दाब के बीच, गैस के दाब के बीच संबंध को यानी कि रिलेशन को, संबंध को, ठीक है, संबंध को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। ओके, आई एम राइट, ओके ओके ओके, अधिशोषण समतापी कहते हैं, समतापी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहते हैं, छोड़ लो मत इस टॉपिक को, पेपर में आता है। तो स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा गैस के दाब के बीच संबंध को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। एक लाइन ये जरा ध्यान देना, एक मैथमेटिकल थोड़ा सा फॉर्मूला लिखवा दूं, अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा बराबर होती है x अपॉन एम, x अपॉन एम। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ जरा, जो अधिशोषित पदार्थ चिपकने वाला होता, जमा होने वाला और जमा करने वाला अधिशोषक होता, तो इन दोनों में से अधिशोषित पदार्थ कौन सा है, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, जल्दी फास्टली बताओ आप, ठीक है। अरे यार, अधिशोषित पदार्थ जमा होता है किस पर, अधिशोषक पर, तो जो अधिशोषित पदार्थ है वो ऊपर आएगा और जो अधिशोषक है वो नीचे आएगा। जहां x क्या है, अधिशोषित पदार्थ की मात्रा है, और m क्या है, अधिशोषक की मात्रा है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। लिख दो इस चीज को, जो पॉइंट नहीं आए करे वो लिख दिया करो। जहां x क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, ध्यान देना, अधिशोषित गैस की मात्रा, यही वो चीज है जिसका प्रेशर का, जिस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। दाब बढ़ाओगे तो देखोगे कितना अधिशोषित पदार्थ जमा हुआ, दाब कम करोगे तो देखोगे कितना अधिशोषित पदार्थ जमा हुआ, ठीक है।
ध्यान देना। तो यही अधिशोषित पदार्थ गैस के दाब पे डिपेंड करता है, कितना कब जमा होना है। तो जहां x क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है सर, ओके ओके। और m क्या है, अधिशोषक की मात्रा, ये अधिशोषक है, अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा। जल्दी बताओ फास्टली, क्या ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई? आ गई होगी। तो ये लाइन पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले ये समझ लो, अधिशोषण की मात्रा बराबर x अपॉन m, जहाँ x क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, और m क्या है, अधिशोषक की मात्रा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको। अधिशोषण मैंने पहले ही बता दिया कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब है अधिशोषण ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। ताप अधिक होगा, अधिशोषण कम होगा। अधिशोषण मतलब अधिशोषित पदार्थ कम जमा होगा, ताप ज्यादा होगा, यानी कि ताप अगर कम कर दिया आपने, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि अगर ताप अधिक होगा तो अधिशोषण कम होगा, और ताप कम होगा तो अधिशोषण कैसा होगा, अधिक होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अधिशोषण की जो मात्रा होती है, लाइन पे फोकस करना, जो हमारी अधिशोषण की मात्रा है, अधिशोषण की जो मात्रा है वो ताप के कैसी होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके सर, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यार अधिशोषण की मात्रा ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये तो सोचने वाली बात है, होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अधिशोषण है वो भैया हमेशा ताप के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे ताप बढ़ाओगे अधिशोषण कम हो जाएगा, ताप कम करोगे अधिशोषण बढ़ जाएगा। इसको समझते हैं ग्राफ के जरिए। चलिए, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नीट लेवल का मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जितना आपका बीएससी लेवल में है वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नीट लेवल में पहुँच गए तो फिर हाई पहुँच जाएंगे, फिर बहुत ऊपर। यह है मेरे पास प्रेशर, ये क्या लगाया मैंने, प्रेशर लगा दिया, ठीक है। प्रेशर इधर को बढ़ाएंगे हम, और यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर मैं N2 गैस लूंगा, ठीक है। और ये N2 क्या चीज़ है, ये ऊपर को बढ़ेगी, इसकी मात्रा ये है एडजोर्वेट, लिख लो जरा, एडजोर्वेटेड इन सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन का मात्रा है, ठीक है। N2 गैस है, एडजोर्वेटेड इन सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना जरा से करके। तो भैया मैंने क्या बोला कि प्रेशर बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, यानी कि जब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा अधिशोषित पदार्थ जमा होगा, ठीक है। ओके ओके, ये मैंने एक ग्राफ बना लिया। फिर मैंने ये जो टेम्परेचर है ना मेरा, ध्यान देना, ये टेम्परेचर मैं लूँगा 193 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करो, देखो टेम्परेचर कम है तो अधिशोषित गैस की मात्रा कैसी है, ज़्यादा है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप, कितना कर दिया आपने टेम्परेचर, ये कर दिया मैंने 247 केल्विन, तो आपने देखा अधिशोषित गैस की मात्रा कैसी हो गई, कम हो गई, ठीक है। फिर अगर मैंने यही टेम्परेचर, ठीक है, 273 केल्विन कर दिया, तो आपने देखा कि अधिशोषित गैस की मात्रा और कम जमा हो गई, ठीक है। समझ लो चीज को। अबे यार, टेम्परेचर जब कम कर रखा आपने तो देखा कि अधिशोषित गैस की मात्रा ज़्यादा है। टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया तो देखा कि अधिशोषित गैस की मात्रा कैसी हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर और बढ़ाया तो आपने देखा कि अधिशोषित गैस की मात्रा और कम हो गई। मतलब डायरेक्टली अधिशोषण जो होता है वो काय के होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत जबरदस्त ग्राफ है, इस ग्राफ को छोड़ना मत, पेपर में बना के आना। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, ये अधिशोषण समतापी क्या होता है। ग्राफ का मतलब समझ में आया। जिन बच्चों के एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन है वो क्लियर कर लो। क्यों क्लियर कर लो, क्योंकि पिछले बार जब एग्जाम हुए हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के, तो फ्रेंड लिख अधिशोषण समतापी, इसी अधिशोषण समतापी से कई क्वेश्चन उसने पूछे हैं। और यहाँ पे क्या करा उसने, T1 T2 T3 कर दिया, T1 T2 और क्या कर दिया, T3 टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। समझ गए चीज को? अरे समझ जाओगे जब पेपर में आएगा, बट इनको समझ लो आप, ठीक है। तो यहां पर मैंने अगर इसको मैं T1 मानूं, इसको मैं T2 मानूं, इसको मैं T3 मानूं, तो T1 इज लेस देन 2, T2 इज लेस देन 2, T3, यह सही क्रम होता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, T1 इज लेस देन 2, T2 इज लेस देन 2, T3। ध्यान देना। चलिए छोड़ो चीज को, आगे बढ़ाते हैं। हटाओ इस चीज को जरा। समझ में आ गया? आ गया। ओके ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला हूँ नहीं, वैसे बहुत लंबा डेटा है, अगर नीट लेवल में पढ़ोगे तो इतनी काफ़ी है। अब इसके बाद आता फ्रेंडलिच, यानी कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। डाल दो हेडिंग। ओके सर, ओके, यहीं से डाल दे रहा हूँ मैं हेडिंग। लो सर, ये आ गया,
NDLICH फ्रेंडलिक एडजोर्प्शन आइसोथर्म, एडजोर्प्शन आइसोथर्म। ओके सर, ओके। तो फ्रेंडलिक एडजोर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इन्होंने, इन भाई साहब ने क्या करा कि अधिशोषण समतापी को समझाने के लिए एक अनुभाविक समीकरण दी, जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। अब वो समीकरण कौन सी है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल एक लाइन लिख लो कि फ्रेंडलिक एडजोर्प्शन आइसोथर्म का मतलब कि फ्रेंडलिक ने अधिशोषण समतापी को समझाने के लिए एक समीकरण दी, ठीक है। गणितीय रूप में समझा दिया इन्होंने, पर समीकरण भी वो कैसी थी, अनुभाविक थी, कोई रियलिटी प्रूफ नहीं था। समझ गए। चलिए मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ कि अधिशोषण, ओके सर, ओके, अधिशोषण समतापी, ओके सर, अधिशोषण समतापी को समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए किसने, फ्रेंडलिक, FREUND, फ्रेंडलिक, ठीक है, फ्रेंडलिक ने, ठीक है, एक समीकरण दी, ठीक है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। ओके ओके ओके। x/m बराबर k और p की पावर 1/n, ध्यान देना ये होती है। ये क्या है मेरे पास, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है, ठीक है। ये क्या बेटा, ये फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी इक्वेशन है, ठीक है। फ्रेंडलिक एडजोर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, x/m बराबर k p की पावर 1/n, जहाँ k तथा n जो होते हैं ना वो नियतांक है, ठीक है। जहाँ k तथा n नियतांक है, p पता है गैस का दाब है, x पता है अधिशोषित गैस की मात्रा है, m पता है अधिशोषक की मात्रा है। जल्दी फास्ट यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, टैग के स्क्रीनशॉट, जल्दी फास्ट ले लिया। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। ओके ओके, कर दें इसको इरेज अब, ठीक है भाई। लो सर, आपका कहना हमने मान लिया और कर दिया हमने इसको इरेज, ठीक है। ओके 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 ओके। लो भाई, बड़ा इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है, ठीक है सर। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट्स बनाते रहना, बिना नोट्स के भूल जाओगे, क्योंकि ये अभी आपके आगे काम में आएगा, ये ध्यान देना, अभी ये आपके आगे काम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अब जो फ्रेंडलिक है ना, यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा दाब पर निम्न प्रकार निर्भर करती है, किसके अनुसार, फ्रेंडलिक के अनुसार। ओके ओके, यानी कि FREUND, फ्रेंडलिक के अनुसार, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, देखो फ्रेंडलिक के अनुसार, ठीक है, फ्रेंडलिक के अनुसार अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, ठीक है, गैस के दाब पर निम्न प्रकार निर्भर करती है, गैस के दाब पर निम्न प्रकार, ओके ओके, निम्न प्रकार निर्भर करती है, निम्न प्रकार निर्भर करती है। कैसे करती है वो हम चेक कर लेते हैं, बस आप समझते रहो इस चीज़ को, छोड़ना मत बिल्कुल भी। अब कैसे करती है, सबसे पहला नंबर आता है, 3 टाइप से होता है। पहला नंबर आता है एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है, ओके ओके, एट लो प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, लो प्रेशर पर पता क्या होता है, जब दाब कम होता है तो अधिक शोषित गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि निम्न दाब पर आप लिख सकते हो, निम्न दाब पर, ठीक है सर, निम्न दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा, हाँ, अधिशोषित गैस की मात्रा, निम्न दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है, गैस के दाब के कैसी होती है, समानुपाती होती है ना, समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। किस टाइप से होती है, अर्थात जो अधिशोषित गैस की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, दाब के कैसी होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। अगर मैं m का मान x/m इस डायरेक्टली चिन्ह हटाऊं तो मेरे पास के एक कांस्टेंट आगा
और घात कितनी है मेरे पास 1। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया। अरे यार इसका मतलब समझ में नहीं आया, आया समझ में आ गया। तो भैया अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के कैसी होती है, समानुपाती होती है। मतलब जितना आप प्रेशर बढ़ाते रहोगे अधिशोषित गैस जो है उतनी ज़्यादा अधिशोषक पर जमा होती रहेगी, मतलब अधिशोषण उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। समझ में आया, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ग्राफ कैसे बनेगा, समानुपाती है तो सिंपल सी बात है, ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। अब अगर समानुपाती होता है तो ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा आती है। इतना भी नहीं पता तुम्हें, डोंट चेंज योर सेल्फ। जब पसंद करेगा वो थोड़ा एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करो अपने आप को बढ़िया करके। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं वही चीज को। ओके, तो ग्राफ कैसी आती है, ग्राफ एक सरल रेखा होती है, ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ठीक है भैया, चलिए ग्राफ एक सरल रेखा, भाई आइए बनाते हैं ग्राफ। सबर रखो जरा। अच्छा, सेकंड नंबर जो आता है ना इसका, वो उच्च दाब पर आ जाता है, हाई प्रेशर पर। उच्च दाब भी लेंगे, मध्यम दाब भी, समझो जरा बात को। अब हाई प्रेशर जब आया था ना मेरे पास, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। ओके सर, हाई प्रेशर पर क्या होगा, हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। अरे भैया उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा काय पे डिपेंड नहीं करती है, काय पे डिपेंड नहीं, यानी कि अधि उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब पे डिपेंड नहीं करती है। जब दाब पे निर्भर नहीं करती है तो ग्राफ कैसे आगा, एक क्षैतिज रेखा आगा नहीं आगा, एक समझो जरा इस चीज को। तो मैं लिख दे जाऊं कि उच्च दाब पर, चलो लिखो उच्च दाब पर, हाँ सर उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा, उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा। ठीक है, उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब पर, गैस के दाब पर, गैस के दाब पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। एम राइट, नहीं करती है। मतलब x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब समझ में यहाँ पे ये आया कि x अपॉन एम जो है वो भैया किसके बराबर होगा, सिर्फ k के बराबर होगा, क्योंकि p0 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1 होगी। और यहाँ पर जो अधिशोषित गैस की मात्रा है वो गैस के दाब पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ एक क्षैतिज रेखा आता है। ठीक है, ग्राफ एक क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज रेखा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है इंटरमीडिएट, यानी कि एट इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, प्रेशर। ओके सर, ओके, यानी कि मध्यम दाब पर, मध्यम दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब की घात पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए मध्यम दाब पर, ठीक है, मध्यम दाब पर, मध्यम दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा, फोकस करें बोर्ड पर ठीक से, अधिशोषित गैस की मात्रा, मध्यम दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा काय पे डिपेंड करती है, मात्रा गैस के दाब पर, गैस के दाब पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर निर्भर करती है, निर्भर, अरे यार गैस के दाब की घात पर, मात्रा गैस के दाब की घात पर, घात पर क्या करती है बेटा, ये पर निर्भर करती है। फोकस करें ठीक से, निर्भर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी कि मध्यम दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब के घात पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यही हुआ बस। तो x अपॉन एम बराबर के आप लिख सकते हो p की पावर 1/n, और जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह आता हूं तुरंत मेरे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट k p की पावर 1/n। और जो घात है ना हमारी निर्भर करती है, घात का मान यहाँ पे ना एक लाइन और लिख लियो, निर्भर करती है घात, घात कहाँ पे, शून्य से 1 के बीच होती है, शून्य से, अरे यार शून्य, घात शून्य से 1 के बीच होती है, 1 के बीच होती है। ओके, होती है, अर्थात हमारा ये आ जाएगा डेटा इतना है ना, जो घात है वो शून्य से 1 के बीच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन पर जरा फोकस करना ठीक से। ठीक है, ओके ओके ओके, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लो। ठीक है, ग्राफ कैसा आगा हमारा भैया, ग्राफ, ग्राफ एक वक्र होता है,
ग्राफ क्या होता है? एक वक्र होता, कर्व आता, कर्व एक, चलो ठीक है, ग्राफ एक वक्र आता। अब एक पॉइंट और है, मैंने क्या बोला कि जो ये घात है 1/n, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1/n और 1 के बीच में होगी, ठीक है। बट एक चीज़ हमें और ध्यान देना, अगर खाली n की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, n की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा तो कहाँ से आती है? 1 से कहाँ तक? n और इन्फिनिटी तक। ये लाइन पे ध्यान देना, ये पेपर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, ये फोकस करना ठीक से, ये पेपर में आ जाता है। अगर घात 1/n का मान मैं फाइंड करूंगा तो 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन अगर n का मान निकालूंगा तो वो 1 से अनंत के बीच में होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिछली बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था वही ये वाला क्वेश्चन कि यार घात का मान कितना होता है? फ्रेंडली अधिशोषण समतापी में प्रेशर की घात का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। अगर खाली n का मान पूछेगा तो 1 से इनफिनिटी के बीच होता है। चलिए अब क्या करना है, मुझे एक छोटा सा ग्राफ बनाना है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। बनाओ जल्दी फास्टली, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो। ओके चलिए ग्राफ बना के देख लेते हैं भाई, ग्राफ कैसे बनेगा। अरे सर ग्राफ की क्या है, ग्राफ तो आप यूं ही बना देते हैं, यूं ही, अच्छा यूं ही बना देते हैं, चलो यूं ही देखते हैं। फिर देखना भाई कौन कौन ग्राफ बनाएगा आज, ठीक है। बना के दिखाओ जरा ग्राफ, देखो बेटा जरा ध्यान से। मैं क्या काम करता हूँ सर, आप कुछ मत करो, हम करके दिखाएंगे। अच्छा अब आप करोगे तो ये क्या है मेरे पास? प्रेशर, ये क्या बेटा? प्रेशर है। और ये क्या है? x/m अधिशोषित गैस की मात्रा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं निम्न दाब पर जाऊंगा तो मेरे पास कैसी आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है, एक सीधी रेखा आती है, सही है। ये क्या है? यह है निम्न दाब पर, ये क्या बेटा? निम्न दाब पर, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये क्या है? निम्न दाब पर, ठीक है। ओके ओके, निम्न दाब पर, यहाँ पर क्या हुआ? निम्न दाब पर x/m जो है वो K/P के कैसा है? समानुपाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप पहुँच गए सर उच्च दाब पर, हाँ उच्च दाब पर आ गए। ये क्या है हमारा? उच्च दाब पर एक छेदित रेखा आती है, उच्च दाब पर एक कैसी आती है? एक छेदित रेखा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये x/m बराबर कितना होता है? K के बराबर होता है। लेकिन बीच में जो ये लाइन छोड़ी है मैंने, ये क्या है मेरे पास? कर्व होती है। और ये क्या है? मध्यम दाब पर, है ना, मध्यम दाब पर। ओके ओके ओके, मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब पर क्या होता है? बताओ जल्दी फास्टली बेटा, मध्यम दाब पर क्या होता है कि जो ये x/m होता है ना, वो बराबर किसके होता है? K/P की पावर 1/n के। आप चाहो लिख सकते हो इस तरह से, ये ग्राफ हमारी आ जाती है। इसको तुम पूरा कर लो यार, प्रेशर लिख लो यहाँ पे, P में अच्छा नहीं लग रहा मुझे, P ये, ठीक है, ये प्रेशर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो इस तरह से, तो ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये निम्न दाब पर है, फिर ये मध्यम दाब पर है, और लास्ट में उच्च दाब पर एक छेदित रेखा आ जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर पर अधिशोषित गैस की मात्रा गैस के दाब पे डिपेंड नहीं करती है। दाब कितना ही बढ़ाते रहो, अधिशोषित गैस की मात्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का ये ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है। एक सिंपल सा ग्राफ था, छोटा सा ग्राफ था। अच्छा ठीक है, ये समीकरण 1 है। समीकरण एक में दोनों ओर लोग लेने पर, दोनों और क्या लेने पर? लोग लेने पर, चलिए ले लो भैया, इधर भी लोग लो, इधर भी लोग लो। तो ये आ जाएगा मेरे पास लोग x/m, ठीक है, बराबर लोग K/P की पावर 1/n, ठीक है, आ गया। अच्छा यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है लोग m गुणा n, लोग m गुणा n बराबर लोग m प्लस लोग n का फॉर्मूला लगा। तो ये हो गया लोग x/m बराबर हो गया लोग K, ठीक है, प्लस के लोग P की पावर कितना हो जाएगा? 1/n, ठीक है, हो गया। अच्छा मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा, ये मैं ऐसे ही लिखूंगा लोग x/m, और ये आ गया तुम्हारे पास लोग K प्लस के, देखो फॉर्मूला लगाओ फिर से, लोग m की पावर n का, तो लघुगणक में आपको फॉर्मूला याद होगा, लोग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n, यानी कि लोग m की पावर n बराबर n लोग m। तो घात क्या आ जाएगी मेरे पास? पहले आ जाएगी 1/n आ जाएगा, फिर लोग कितना का मेरे पास? P आ जाएगा। अच्छा ये पहले लिखूंगा, ये कहाँ लिखूंगा? बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो लोग x/m मेरे पास ऐसे का ऐसे रह जाएगा सेम, बट 1/n आ जाएगा, और लोग मेरे पास कितना आएगा? P आ जाएगा, प्लस लोग क्या आ जाएगा मेरे पास? K। क्या ये इक्वेशन आज से पहले कभी आपने देखी है? नहीं देखी होगी तो, बट आपने पढ़ी जरूर है, एक सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, तो उसी के रूप का ये हमें समीकरण दिखाई दे रहा है। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो।
ले लिया होगा, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर दूं, पक्का? सोच लो एक बार और। चलो लॉक कर दिया। तुम तो डरो यार एक चीज़ से, ये डरने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। चलिए इस समीकरण की तुलना कर दो, यानी कि यह समीकरण, यह समीकरण ओके ओके ओके, यह समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का है, सी के, यह समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का है, ठीक है। जो एक सरल रेखा को दर्शाता है, जो एक सरल रेखा को दर्शाता है, जो एक सरल रेखा को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि यह समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का है, जो एक सरल रेखा को दर्शाता है। चलिए तो y ये हो गया, m रेखा की ढाल 1/n हो गया, x ये हो गया और ये तुम्हारा c हो गया। y बराबर एम एक्स प्लस सी, बना दो ग्राफ, ग्राफ खींच दो एक, ठीक है। इसमें x एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। y एक्सिस कौन सी है? ये वाली है। तो x पे क्या आएगा? y पे तो ये आ जाएगा हमारा log x/m, ये ऊपर को बढ़ेगा। और भैया x पे कितना आएगा? log y बराबर एम एक्स, तो x पे कितना आएगा? log p आएगा, ये बढ़ेगा इधर को। और इस पे ये जो log के आप देख रहे हो, ये क्या है? अंतःखंड होता है, बाई अक्ष द्वारा कटा अंतःखंड है ये। तो बाई अक्ष द्वारा कटा अंतःखंड, ये प्लस में है तो कटेगा नीचे से, और अगर यही चीज माइनस में होती तो कटता ये ऊपर से। चलिए यहां से पकड़ते हैं और एक अंतःखंड यहां को काट देते हैं। किसकी वैल्यू है ये log k की वैल्यू है। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन आ गई, बता दिया कि भाई ये एक सरल रेखा है और रेखा की ढाल कितनी होती है ये पता होना चाहिए आपको। एंगल मेरे पास थीटा, तो रेखा की ढाल कितनी आ रही है भैया? रेखा की ढाल आ गई हमारी, रेखा की ढाल आ गई, ढाल आ गई। रेखा को छोड़ो और खाली ढाल लिखो, तो ढाल जो आई है मेरे पास वो कितनी आई है? 1/n आई है, ठीक है, ठीक है। तो रेखा की ढाल कितनी आ रही है भाई हमारी? रेखा की ढाल जो आई है, रेखा की ढाल वो कितनी है? रेखा की ढाल 1/n है, तथा y अक्ष द्वारा कटा अंतःखंड, तथा y अक्ष द्वारा कटा अंतःखंड कितना दिखाई दे दिया हमें? कटा अंतःखंड वो कितना है हमारा भैया? वो है हमारा log k, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा पूरा हो जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन आनी बड़ी ज़रूरी है, तभी वो फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी समीकरण का प्रूफ होगा, अन्यथा प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ना हुआ है ज़बरदस्ती करो, 2-2 3-3 बार लिख लिख के याद करो, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।